हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है एनसीईआरटी की छोटी छोटी बातें सीरीज पर, जहां पर आपको मिलती है एनसीईआरटी की हर एक लाइन की डिटेल एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के साथ। जी हाँ, अगर आप क्लास 11th में हैं, क्लास 12th में हैं, या आप एक ड्रॉपर स्टूडेंट हैं जो नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। जी हाँ, मैं हूँ सरला साहू और आप देख रहे हैं गेट साइंस सरला यूट्यूब चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 बायोलॉजी की चैप्टर 4 एनिमल किंगडम, और आज का ये हमारा होने वाला है सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन कंप्लीट किया था, जिसमें सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, सेगमेंटेशन, नोटोकॉट और भी बहुत सारी चीजों के बारे में हमने वहां पर समझा था। तो अगर आपने ये फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो आप जरूर से जाकर के देखिए, आपको इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, तो आज के लेक्चर में हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल स्टार्ट करने वाले हैं, जहां पर आपको फाइलम पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक 11 फाइलम्स दिए गए हैं। ठीक है, और आज के लेक्चर में हम फाइलम पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस एंड एस्केहेल्मिन्थेस पढ़ने वाले हैं। तो लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी। टिप नंबर 1, आपकी आपके पास जो एनसीईआरटी है आप उसको निकालिए, प्लस अपने पास एक पेन या पेंसिल रखिए, ताकि आपको मैं कुछ भी इंपॉर्टेंट चीज बताऊं आप उसको मार्क कर सके या नोट कर सकें। सेकेंड, अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही हो तो आप इसको 1.25x स्पीड में करके देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, फाइलम पोरीफेरा या कोई भी फाइलम शुरू करने से पहले हम कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में देखते हैं कि वो क्या हैं, क्योंकि ये जो कैरेक्टर्स हैं ये बार बार आपको हर फाइलम में देखने को मिलेंगे। तो उसको हम क्या करते हैं, हम उसको यहीं पर ही समझ लेते हैं, ताकि हमें जब हम फाइलम पढ़ेंगे तब हमें इन सब चीजों पे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम जितने भी फाइलम से उसके कॉमन नेम्स देखेंगे कि उनको हम और क्या कहते हैं। सेकेंड, हम देखेंगे उनका हैबिटाट। हैबिटाट का मतलब वेयर दे लिव, वो कहाँ रहते हैं, एक्वेटिक हैं, टेरेस्ट्रियल हैं या पैरासाइट हैं। ठीक है, हैबिट, उनकी हैबिट क्या है, कि वो सेसाइल या सेडेंट्री है, फ्री लिविंग है, सोलिटरी है या कॉलोनियल है। अब यहाँ पे सेसाइल एंड सेडेंट्री का मतलब क्या होता है, फिक्स्ड एट वन प्लेस एंड कैन नॉट मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो जैसे कि आप सिलेंट्रेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं या फाइलम पोरीफेरा के ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उनको देखेंगे तो वो कैसे होते हैं, सेसाइल या सेडेंट्री होते हैं। इसका मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ये रॉक है, ठीक है, या कोई कुछ भी है यहाँ पर, तो उसमें वो क्या करेंगे, इस तरह से अटैच होंगे और इसी पर ही वो क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं, और वो एक जगह से दूसरे जगह पर मूवमेंट नहीं शो करते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सेसाइल या सेडेंट्री। तो इस तरह से आपको इसका मतलब पता होना चाहिए। नाउ they may show only slight movements like tentacles waving, opening, closing, bending, but not locomotion। तो यहाँ पर आपको स्लाइट मूवमेंट्स देखने को मिलेंगे, जैसे ये जो टेंटिकल्स होते हैं उनको वो मूव कर रहे हैं, या अपनी बॉडी बॉडी को बेंड कर रहे हैं, या उनके बॉडी में कुछ पोर्स हैं तो उसको ओपन या क्लोज कर रहे हैं। तो इस तरह के मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन लोकोमोशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, फ्री लिविंग। फ्री लिविंग का मतलब क्या होता है, वो इंडिपेंडेंटली लिविंग है। सोलिटरी का मतलब, सोलिटरी ऑर्गेनिजम्स लिव इंडिविजुअली नॉट इन कॉलोनीज और ग्रुप्स। तो सोलिटरी ऑर्गेनिज्म में जो कि कॉलोनी में नहीं रहते हैं, अकेले रहते हैं। ईच इंडिविजुअल्स लीड्स ऑन इंडिपेंडेंट लाइफ। ठीक है, कॉलोनियल, कॉलोनियल का मतलब यहाँ पे सोलिटरी का जस्ट उल्टा हो जाएगा। कॉलोनियल का मतलब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो ग्रुप में प्रेजेंट होते हैं, कॉलोनी बना के रहते हैं। ठीक है, चलिए सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको एसिमेट्री, बायलेटरल और रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन सेल्यूलर से लेकर के ऑर्गन सिस्टम तक देखने को मिलेगी। अब आता है डाइजेशन। तो यहाँ पर आपको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं या फाइलम्स है, उसमें दो तरह के डाइजेशन देखने को मिलेंगे, इंट्रासेल्युलर एंड एक्स्ट्रासेल्युलर। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन जब सेल के अंदर हो। ये एक सेल है, ठीक है, इस सेल के इनसाइड आपका क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रासेल्युलर। और एक्स्ट्रा सेल्यूलर का मतलब आउटसाइड द सेल। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन, डाइजेशन कहाँ पे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में होता है। और एलिमेंट्री कैनाल क्या है, बहुत सारे सेल से बना हुआ क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो ट्यूब है वो सेल से तो बना हुआ है, लेकिन जो भी डाइजेशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर होगा, सेल से बाहर होगा।
ठीक है, तो ये क्या हो जाता है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइलेशन। नाउ रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ब्रेकिंग डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इज एटीपी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन प्रोसेस को जब भी आप देखते हैं तो ऑर्गेनिज्म जो भी फूड कंज्यूम करता है तो उस फूड से एनर्जी जनरेट, ठीक है, उस फूड से एनर्जी जनरेट करना, ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है, रेस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, नाउ सर्कुलेशन, सर्कुलेशन का मतलब बॉडी फ्लूइड्स इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आउट द बॉडी टू सप्लाई ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड टू रिमूव वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड यूरिया। तो सर्कुलेशन किसके थ्रू होता है, बॉडी फ्लूइड्स के थ्रू होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस में बॉडी फ्लूइड्स के नाम पे क्या प्रेजेंट है, ब्लड प्रेजेंट है। तो इसी तरह से सारे ऑर्गेनिजम्स में बॉडी फ्लूइड्स प्रेजेंट होता है, और ये जो बॉडी फ्लूइड्स है ये सारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स को क्या करता है, सप्लाई करता है। ठीक है, और वहां से उन जगहों से जो भी वेस्ट प्रोडक्ट्स जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया और अदर वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उसको लेकर के आता है और उसको एक्सक्रीशन में हेल्प करता है। ठीक है, नाउ एक्सक्रीशन, अब ये एक्सक्रीशन क्या है, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। तो जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है जो बॉडी से निकल रही है उसको आउट करना क्या कहलाते हैं, यहाँ पे एक्सक्रीशन कहलाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड हम देखेंगे रिप्रोडक्शन। ठीक है, जितने भी फाइलम्स हम पढ़ेंगे उसमें रिप्रोडक्शन भी आएगा। अब ये जो रिप्रोडक्शन है ये दो तरह के होंगे, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, हमको पता है, और ये फ्रेगमेंटेशन या बडिंग के थ्रू होता है। ठीक है, चलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करें तो यहाँ पे टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, मेल एंड फीमेल, मेल एंड फीमेल गैमिट फ्यूजन। अब मेल बॉडी से मेल गैमिट बनेगा, फीमेल बॉडी से फीमेल गैमिट बनेगा। अब ये जो मेल गैमिट एंड फीमेल गैमिट है, स्पर्म एंड ओवा, ठीक है, तो ये आपस में क्या करते हैं, फ्यूज होते हैं, और इस फ्यूजन को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब ये जो फर्टिलाइजेशन है आपको दो तरह के देखने को मिलेंगे, इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरनल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जो ऐसा फर्टिलाइजेशन जो इनसाइड द बॉडी हो, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल ये फीमेल बॉडी है और इस फीमेल बॉडी के अंदर ये जो स्पर्म एंड ओवा है, इसका जो है फीमेल, इनसाइड द फीमेल बॉडी इनका क्या हो रहा है, फ्यूजन हो रहा है या फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या कहलाएगा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मतलब कि आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी मीन्स ये किसी भी इन्वायरमेंट में होगा, और ये मोस्टली कहाँ पे होगा, एक्वेटिक इन्वायरमेंट में। ठीक है, मतलब कि ये जो मेल एंड फीमेल गैमिट है ये वाटर बॉडी में जो भी एक्वेटिक इन्वायरमेंट है वहां पे रिलीज कर दिए जाएंगे, और फिर वो वहां पर उनका क्या होगा, वहां पे फर्टिलाइजेशन होगा। तो ये क्या कहलाता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, चलिए अब अब यहाँ पर क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन तो हो गया। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन के बाद हमें पता है कि ये क्या बनाता है, जाइगोट बनता है। ठीक है, मेल एंड फीमेल गैमिट जो है आपस में फर्टिलाइज होकर के जाइगोट बनाते हैं। अब ठीक है, अब यहाँ पे ये जो फर्टिलाइजेशन है इसके बाद वहां पे किस तरह का डेवलपमेंट होना है, ठीक है, किस तरह का डेवलपमेंट होना है ये भी मैटर करता है। तो यहाँ पे दो तरह के डेवलपमेंट होते हैं, डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, यहाँ पे जो लार्वा स्टेज है वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। द यंग वंस रिसेंबल्स द अडल्ट डायरेक्टली। ठीक है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट में क्या होता है, जो भी फर्टिलाइजेशन के बाद यहाँ पे जाइगोट या एम्ब्रियो जो भी बन रहे हैं, तो वो डायरेक्ट जैसे कि एडल्ट दिखते हैं उसी का एक छोटा वर्जन वहां पे जो भी इनके चाइल्ड होते हैं वो दिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमंस को ही ले लीजिए, यहाँ पर क्या आता है, वो डायरेक्ट डेवलपमेंट आता है। ठीक है, सेकेंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो वहां पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होता है, और ये जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, when an organism after fertilization does not directly from the adult body but passes through one or more larval stage, it is called indirect. Okay, in this the larva looks very different from the adult. ठीक है, तो अब आप लार्वा और उसके जो अडल्ट रूप है उसको देख करके ये बता ही नहीं पाएंगे कि ये दोनों सेम थे। चलिए, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम लार्वा टू अडल्ट हैपेंस थ्रू मेटामॉर्फोसिस। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो लार्वा है और यहाँ से लार्वा से ये क्या बनेगा, अडल्ट बनेगा। ठीक है, तो लार्वा से अडल्ट बनने की जो प्रोसेस है या ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक ये जो कैरेक्टर्स हैं।
अब हम देखते हैं कि मेल एंड फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं, ठीक है, वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोल रहे हैं, और अलग अलग बॉडी में प्रेजेंट है तो हम क्या बोल रहे हैं। तो यहाँ पे मेल एंड फीमेल बॉडी अगर एक ही बॉडी पे, सिंगल बॉडी पे प्रेजेंट है तो हम उसको बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट या मोनोशियस कहेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये बॉडी है, तो यहीं पर भी मेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है और यहाँ पर ही फीमेल सेक्स ऑर्गन, दोनों एक ही बॉडी में प्रेजेंट है तो हम उसको क्या कहेंगे, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको जरूर से याद रखना है। सेकेंड, अगर ये जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स है वो टू डिफरेंट बॉडी पर प्रेजेंट है, ठीक है, तो यहाँ पे मेल के लिए अलग बॉडी है मेल सेक्स ऑर्गन के लिए, और फीमेल के लिए अलग बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसको हम क्या कहेंगे, यूनिसेक्सुअल या डायोशियस कहेंगे। प्लांट्स में हम इसी को यहाँ पर क्या कह रहे थे, हेट्रोथेलाई कह रहे थे, और जो सिंगल बॉडी पे दोनों मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट है उसको हम होमोथेलाई कह रहे थे, ठीक है। चलिए, अब हम शुरू करते हैं। फाइलम पोरीफेरा। मेंबर्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली नोन एज स्पॉन्जेस, ठीक है, तो यहाँ पर इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, स्पॉन्जेस हो जाएगा। दे आर जनरली मरीन एंड मोस्टली एसिमेट्रिकल एनिमल्स। तो ये कैसे जनरली आपको मरीन इन्वायरमेंट में देखने को मिलते हैं, सॉल्टी सॉल्ट वाटर आप कह सकते हैं। इनकी जो सिमेट्री है वो कैसी होती है, एसिमेट्रिकल होती है। These are primitive multicellular animals and have cellular level of organization, ठीक है, तो ये कैसे होते हैं, मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स हैं, और इनका जो बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Sponges have a water transport or canal system. That is very very important point, that sponges have the water canal system. Water enters through minute pore ostia in the body wall into a central cavity spongocoel from where it goes out through the osculum, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाटर ट्रांसपोर्ट या कैनाल सिस्टम देखने को मिलेगा, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स का, ठीक है। अब ये जो सिस्टम है इसमें कुछ कंपोनेंट्स है, तो पहला कंपोनेंट है यहाँ पे ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या होते हैं, माइन्यूट पोर्स होते हैं जिनसे वाटर एंटर्स इनसाइड द सेंट्रल कैविटी, ठीक है। तो ये फॉर एग्जांपल ये पोरीफेरा का क्या है, यहाँ पे बॉडी है, तो यहाँ पर आपको ये जो पोर्स दिख रहे हैं ये क्या है, पोर्स हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया कहते हैं, जो कि एज अ माइन्यूट पोर फाइलम पोरीफेरा के जो भी मेंबर्स हैं उनकी बॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। अब बात आती है सेंट्रल कैविटी। तो सेंट्रल कैविटी का नाम यहाँ पे क्या है, स्पॉन्जोसेल। क्या नाम है यहाँ पे, स्पॉन्जोसेल इज द सेंट्रल कैविटी ऑफ फाइलम पोरीफेरस मेंबर्स, ठीक है। तो ये जो खाली जगह आपको दिख रहा है ये क्या है, सेंट्रल कैविटी, जिसको हम क्या कह रहे हैं, स्पॉन्जोसील कह रहे हैं। नाउ, तो यहाँ से वाटर आता है और यहाँ पे ऑस्टिया से एंटर करता है और स्पॉन्जोसील में वो आता है, ठीक है। नाउ ऑस्कुलम, वाटर गोज आउट। तो जो भी वाटर ऑस्टिया के थ्रू सेंट्रल कैविटी में आया है वो सारा का सारा पानी ऑस्कुलम के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। तो ये जो पोर्शन है वो क्या है यहाँ पे, ऑस्कुलम। क्या है ये, ऑस्कुलम। नाउ आगे बढ़ते हैं। दिस पाथवे ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट्स इज हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट, ठीक है। तो ये जो पाथवे ऑफ वाटर है या वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, ये किस किस चीजों में हेल्प करता है, हेल्प इन फूड गैदरिंग, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज, ठीक है, एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो भी क्या हो जाते हैं, रिमूव किए जाते हैं। कोआनोसाइट्स और polar cells line the spongoceles and the canals, ठीक है। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि यहाँ पर आपको कॉनोसाइट्स और कोलार सेल्स देखने को मिलेंगे जो कि स्पॉन्जोसील को क्या करते हैं, लाइन करते हैं। इसका मतलब ये जो स्पॉन्जोसील कैविटी है इसकी लाइनिंग किसके द्वारा की गई है, ये जो सेल्स हैं, ये जो सेल्स हैं ये क्या है, कोआनोसाइट्स या कोलार सेल्स हैं। तो स्पॉन्जोसील इज लाइंड बाय कोआनोसाइट्स और कोलार सेल्स। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। नाउ डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, ठीक है। डाइजेशन कैसा होता है, इंट्रासेल्युलर मींस इनसाइड द सेल। द बॉडी इज सपोर्टेड बाय अ स्केलेटन मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स एंड स्पॉन्जिन फाइबर्स, ठीक है। तो इनकी जो भी बॉडी होती है, इनकी जो स्केलेटन है वो किससे बनी होती है, स्पिक्यूल्स, जिसको हम स्पॉन्जिन फाइबर्स कहते हैं। और ये जो स्केलेटन है वो क्या करता है, बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। अगर सेक्सेस नॉट सेपरेट इसका मतलब क्या है, जो मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन है वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट है,
तो इसको हम क्या कहते हैं, हर्माफ्रोडाइट कहते हैं, ठीक है, या बाइसेक्सुअल या मोनोशियस कहते हैं। Eggs and sperms are produced by the same individual. ठीक है, sponges reproduce asexually by fragmentation and sexually by formation of gametes. तो यहाँ पे आपको asexual reproduction भी देखने को मिल रहा है, sexual reproduction भी देखने को मिल रहा है। asexual reproduction by fragmentation, fragmentation क्या होता है, ये जैसे ये स्पॉन्ज है तो इसकी बॉडी का कुछ पार्ट यहाँ पे फ्रेगमेंट होकर के टूट जाएगा, ठीक है, तो ये फिर एक नया इंडिविजुअल में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा या कन्वर्ट हो जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनेंगे, ठीक है, वो आपस में फ्यूज होंगे, फिर उसके बाद क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। अब जो फाइलम पोरीफेरा के मेंबर्स हैं उनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होता है, इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब इनसाइड द फीमेल बॉडी, ठीक है। एंड डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट हैविंग अ लार्वल स्टेज, और डेवलपमेंट यहाँ पे कैसा होगा, इनडायरेक्ट होगा। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब वहां पे लार्वा स्टेज प्रेजेंट होगा, विच इज मॉर्फोलॉजिकली डिस्टिंक्ट फ्रॉम द एडल्ट। और ये जो लार्वा है वो कैसा होता है, मॉर्फोलॉजिकली एडल्ट। अगर आप मॉर्फोलॉजिकली लार्वा को देखें और इनके एडल्ट्स को देखें तो उनमें आपको बहुत सारे डिफरेंस देखने को मिलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी जो चीजें हैं उसको अच्छे से अरेंज करके लिख के दिया है। जैसे इनका कॉमन नेम स्पॉन्जेस या पोर बियरस, सॉरी पोर बियरस भी हम इसको कहते हैं। हैबिटाट की बात करें तो एक्वेटिक, मोस्टली मरीन होते हैं जनरली। एंड यहाँ पे एक एक्सेप्शन है क्या, फ्रेश वाटर स्पॉन्जिला। तो स्पॉन्जिला ऐसा पोरीफेरा का मेंबर है जो फ्रेश वाटर में रहता है, ठीक है। बाकी जितने भी हैं वो कैसे होते हैं, मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं। चलिए हैबिट की अगर हम बात करें, सेसाइल और सेडेंट्री, ये किसी भी एक सरफेस पे चिपके हुए होते हैं, ठीक है, मूव नहीं कर पाते। नाउ सिमेट्री की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एसिमेट्रिकल सिमेट्री होती है। आपको, आप अगर इसको किसी भी प्लेन से काटे तो आपको कभी भी ये इक्वल हाफ में नहीं मिलेगा, ठीक है। स्केलेटन की बात करें तो मेड अप ऑफ स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर्स। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे सेल्यूलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। डाइजेशन इंट्रासेल्युलर, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन occurs through water transport और canal system via diffusion, okay। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो यहाँ पे आपको फ्रेगमेंटेशन एंड इंटरनल बर्डिंग देखने को मिलती है। सेक्स ऑर्गन प्रेजेंट ऑन वन बॉडी मींस बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट और मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स यहाँ पर आपको मिलेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें, थ्रू फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, इट्स नॉट गेम इट्स गैमेट, ठीक है। नाउ fertilization internal, development indirect, okay, and larva stage is present. Now अब ये जो पोरीफेरा है यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलता है और यहाँ पे डिवीजन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर, ठीक है। तो इनकी ये जो पोरीफेरा है इनके जो सेल्स हैं इनमें आपको डिवीजन ऑफ लेबर्स देखने को मिलता है। डिवीजन ऑफ लेबर्स का मतलब कुछ तरह की सेल जो है ये काम करेगी, ठीक है, कुछ तरह की सेल्स मिलकर के डाइजेशन का काम कर रही हैं, कुछ तरह की सेल्स मिलकर के एक्सक्रीशन का काम कर रही हैं, कुछ तरह की सेल्स मिलकर के कुछ और काम कर रही हैं। तो उसको हम क्या कहते हैं, डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। तो ये जो डिवीजन ऑफ लेबर है वो आपको पोरीफेरा में देखने को मिलता है। नाउ एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो ये जो आपको एनसीईआरटी में इमेज दी गई है तो ये क्या है, साइकोन, इसको हम और क्या कहते हैं, साइफा। ये जो बी जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, यू स्पॉन्जिया, इसको हम बाथ स्पॉन्ज भी कहते हैं। सेकेंड ये जो सी है ये स्पॉन्जिला है और ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जितने भी पोरीफेरा है वो मरीन ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, मरीन इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन ये जो स्पॉन्जिला है ये फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, फर्स्ट specialized cells that line the spongocoel और canals in sponges are, ठीक है। तो हमने वहां पर क्या देखा था, यहाँ पे इस तरह से पोर्स है जिसको हम क्या कह रहे थे, ऑस्टिया, और इस बड़े से पोर को हम क्या कह रहे थे, ऑस्कुलम। और यहाँ पे ये जो कैविटी प्रेजेंट थी इसको हम क्या कह रहे थे, स्पॉन्जोसील। अब ये जो स्पॉन्जोसील है तो यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट थे, यहाँ पर कुछ सेल्स प्रेजेंट थे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमको वही पूछा जा रहा है कि वो जो स्पेशलाइज सेल्स थे वो क्या थे, स्पिक्यूल्स थे, नहीं, ऑस्टिया नहीं, कोआनोसाइट यस, ठीक है। तो कोआनोसाइट जो सेल्स थे वो स्पॉन्जोसील को क्या करते हैं, लाइन, उस कैविटी को लाइन करते हैं। लाइन करने का मतलब वहां पे लाइन से प्रेजेंट होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, इन मोस्ट
सिंपल टाइप ऑफ कैनाल सिस्टम ऑफ पोरीफेरा विच ऑफ द फॉलोइंग वेज एग्जिबिट वाटर फ्लो। तो यहाँ पर आपको वाटर कैनाल सिस्टम में वाटर फ्लो को बताना है कि ऑप्शन ए ऑस्टिया, देन स्पॉन्जोसील, देन ऑस्कुलम, देन एक्सटीरियर। एक्सटीरियर मीन्स बाहर, ठीक है। स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया, ऑस्कुलम, एक्सटीरियर, ऑस्कुलम, स्पॉन्जोसील, ऑस्टिया, एक्सटीरियर, ऑस्कुलम, ऑस्टिया, स्पॉन्जोसील, एक्सटीरियर। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए, तो सबसे पहले ये बॉडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ऑस्टिया प्रेजेंट थे, ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है, तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑस्टिया आना चाहिए। फिर उसके बाद वाटर एंटर एंटर कर करके यहाँ पर जो सेंट्रल कैविटी स्पॉन्जोसील है उसमें आता है, तो उसके बाद स्पॉन्जोसील। फिर उसके बाद वाटर जो है ऑस्कुलम के थ्रू बाहर निकल जाता है, तो उसके बाद ऑस्कुलम एंड देन एक्सटीरियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, स्टडी द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फाइलम पोरीफेरा, ठीक है। फिर उसके बाद हमको चूज द करेक्ट ऑप्शन, फिर हम इन सारे स्टेटमेंट्स में हमको करेक्ट ऑप्शन बताना रहेगा। चलिए, स्टेटमेंट ए, दे आर हर्माफ्रोडाइट, यस इट इज करेक्ट। दे हैव अ वाटर वेस्कुलर सिस्टम, तो इनके पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम था क्या, नहीं, इनके पास वाटर ट्रांसपोर्ट सिस्टम था या वाटर कैनाल सिस्टम था, ठीक है। तो वेस्कुलर सिस्टम तो नहीं है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा यहाँ पे, रॉन्ग। चलिए, ऑप्शन सी, दे रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय फ्रेगमेंटेशन, यस दे आर मरीन जनरली। तो जनरली ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं। तो ऑप्शन स्टेटमेंट डी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट। तो हम देखते हैं ए सी डी किस में है, ए बी नो, ए सी डी आर ट्रू, तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए, फाइलम सिलेंट्रेटा और निडेरिया, दे आर एक्वेटिक, मोस्टली मरीन, sessile और फ्री स्विमिंग, रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल्स, ओके। तो नाउ सबसे पहले हम कैरेक्टर देखेंगे कॉमन नेम। तो कॉमन नेम सिलेंट्रेटा का कॉमन नेम यहाँ पे क्या है, निडेरिया। यहाँ पे जो सी है वो क्या होता है, साइलेंट होता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है यहाँ पे, कॉमन नेम निडेरिया। हैबिटाट की अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, मोस्टली मरीन होते हैं, मरीन इन्वायरमेंट में आपको ये देखने को मिलेंगे। हैबिट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको सेसाइल एंड सेडेंट्री जो कि एक ही जगह पर प्रेजेंट होते हैं, फॉर एग्जांपल एडेम्शिया जिसको हम सी एनिमोन भी कहते हैं, एंड हाइड्रा। तो ये दोनों कैसे होते हैं, सेसाइल एंड सेडेंट्री होते हैं। दूसरे आपको यहाँ पर फ्री लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी देखने को मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल ऑरेलिया और जेलिक फिश। ओके, चलिए, अगर हम सिमेट्री की बात करें तो यहाँ पर आपको ओके, यहाँ पर आपको रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर आपको कौन सी सिमेट्री को देखने को मिलती है, रेडियल सिमेट्री देखने को मिलती है। जर्म लेयर की अगर हम बात करें डिप्लोब्लास्टिक, और सिलोम की अगर हम बात करें तो ये कैसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। अगर आपको सिमेट्री, जर्म लेयर, सिलोम नहीं समझ में आ रहा हो तो आप जाकर के सबसे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। चलिए, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पर आपको टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है। आगे बढ़ते हैं। द नेम निडेरिया आर डिराइव्ड फ्रॉम द निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स which contain the stinging capsule or nematocide present on the tentacles and the body, ठीक है। तो ये जो सिलेंट्रेटा होते हैं या निडेरियंस होते हैं, उनकी बॉडी पर आपको निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर एनसीईआरटी में फिगर नंबर 4.7 में आपको निडोब्लास्ट या निडोसाइट्स की क्या दी गई है, इमेज दी गई है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे ये क्या है, निडोब्लास्ट है। और ये जो निडोब्लास्ट है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, आपको इनकी बॉडी पर, आपको इनके टेंटिकल्स और बॉडी पर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, सिलेंट्रेटा के एक मेंबर का बॉडी है, तो आपको इनके पूरे बॉडीज पर, और ये इस तरह के जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, टेंटिकल्स कहते हैं। तो ये जो टेंटिकल्स और इनकी पूरी बॉडी पर आपको ये नीडोब्लास्ट देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आई। नाउ, नीडोब्लास्ट आर यूज्ड फॉर एनकरेज, डिफेंस एंड फॉर द कैप्चर ऑफ प्रे। अब ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं, ये जो नीडोब्लास्ट होते हैं इनका काम क्या है, ये जो नीडोब्लास्ट है वो एंकरेज के लिए काम आते हैं, अटैच टू समथिंग, ठीक है। अगर किसी सरफेस से इनको अटैच होना है तो ये इस नीडोब्लास्ट का यूज करेंगे। फॉर डिफेंस, ठीक है, अपने आप को बचाने के लिए, और फॉर कैप्चर प्रे। कैप्चर प्रे का मतलब ये जो सिलेंट्रेटा के एनिमल्स हैं, ठीक है, या मेंबर्स हैं, वो किसी और ऑर्गेनिजम्स को क्या करेंगे, कैप्चर करेंगे, किल करेंगे और ईट, ठीक है, और खाएंगे। तो इसको हम क्या कहते हैं, कैप्चर ऑफ प्रे।
ओके, तो इन सारी चीजों में आपको नीडोब्लास्ट का यूज यहाँ पे देखने को मिलता है। अब यहाँ पर एक और पॉइंट है that this nidocytes और निडोब्लास्ट contain the stinging capsule और निमेटोसिस्ट। नाउ ये जो निडोब्लास्ट और निडोसाइट्स हैं, तो यहाँ पर आपको स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट देखने को मिलेंगे। तो ये जो येलो पोर्शन और ये जो पूरा हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये क्या है? ये जो स्ट्रक्चर है कैप्सूल और निमेटोसिस्ट है, जो कि आपको कहाँ पर मिलते हैं? नीडोब्लास्ट में। ठीक है, मैं एक बार फिर से बोल रही हूँ, ये जो नीडोब्लास्ट या नीडोसाइट्स हैं, इसके अंदर आपको कैप्सूल या निमेटोसिस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निडेरियंस एग्जिबिट टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड आर डिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, तो इनके पास टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलती है और ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक मतलब यहाँ पे दो तरह के जर्म लेयर प्रेजेंट है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। ओके, दे हैव अ सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। तो इनके पास सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, सिंगल ओपनिंग माउथ ऑन हाइपोस्टोम। चलिए, अब यहाँ पर माउथ एंड हाइपोस्टोम की बात हुई है, तो इनकी जो बॉडी होती है, तो इनकी बॉडी में ये वाला जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं? हाइपोस्टोम कहते हैं। और इस हाइपोस्टोम के ऊपर आपको माउथ, ठीक है, सिंगल ओपनिंग, यहाँ पर आपको इनकी बॉडी में सिंगल ओपनिंग देखने को मिलेगी, जिसको हम क्या कह रहे हैं? माउथ। और ये जो माउथ है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? ऑन दी हाइपोस्टोम। ओके, चलिए, डाइजेशन इज एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रासेलुलर। तो यहाँ पर सिलेंट्रेटा के मेंबर्स में डाइजेशन जो है वो इंट्रासेलुलर भी होता है और एक्स्ट्रा सेलुलर भी होता है। इंट्रासेलुलर मींस इनसाइड द सेल, एक्स्ट्रा सेलुलर मींस आउटसाइड द सेल। नाउ दिस एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन अकर्स इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सेंट्रल गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी की ठीक है, यहाँ पर गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बारे में बताया गया है। तो ये जो कैविटी है इनके बॉडी के अंदर, तो ये जो कैविटी है इसी को हम क्या कह रहे हैं? यहाँ पे गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी कह रहे हैं। और ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, यहाँ पर क्या होगा? डाइजेशन होगा और उसको हम क्या कहेंगे? एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द निडेरियंस फॉर एग्जाम्पल corals have skeleton composed of calcium carbonate, so that is the very important that जो कोरल्स होते हैं उनके जो स्केलेटन्स हैं वो किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं। अ, जो फाइलम पोरीफेरा के थे उनके किससे बने हुए थे? स्पिक्यूल से स्पॉन्जिल फाइबर से बने हुए थे उनके स्केलेटन। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आई। और ये जो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, या जो, तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? बर्ड्स। और ये बर्ड्स क्या होगा? ये यहाँ से फ्रेगमेंट होकर के अलग होकर के फिर से ये अपना क्या हो जाएगा? इस तरह से अलग हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अलग होकर के ये क्या करेगा? फिर से एक न्यू इंडिविजुअल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज, टाइप ऑफ सेल्स फाउंड इन सिलेंट्रेट्स कंटेनिंग स्टिंगिंग कैप्सूल्स आर। तो वो जो स्टिंगिंग कैप्सूल्स थे उनमें आपको ओके, तो आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि वो कौन सा स्ट्रक्चर है या वो कौन सा सेल्स है जिसमें आपको स्टिंगिंग कैप्सूल्स देखने को मिले थे। ठीक है, या ऐसा कौन सा सेल है जिसमें स्टिंगिंग कैप्सूल प्रेजेंट होता है? कुआनोसाइट्स नहीं, फ्लेम सेल्स नो, निडोसाइट्स एंड निमेटोसिस्ट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जब आप एग्जाम में होंगे तो जरूर इसमें इन दोनों में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या है? सी। तो निडोसाइट्स, जो नीडोसाइट्स होते हैं ना, तो ये जो नीडोसाइट्स कंटेन करते हैं स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसाइट्स को। ठीक है, तो स्टिंगिंग कैप्सूल और निमेटोसिस्ट क्या होते हैं? एक ही होते हैं और ये दोनों किस में प्रेजेंट होते हैं? नीडोसाइट्स में प्रेजेंट होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। निडेरियन एग्जिबिट टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स कॉल्ड पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो ये जो निडेरियंस होते हैं इनके पास आपको दो तरह के बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलेंगे, एक है पॉलिप और एक है मेड्यूसा। द फॉर्मर is a sessile and cylindrical form like hydra and adensia। फॉर्मर का मतलब क्या होता है? अगर इस तरह से पॉलिप एंड मेड्यूसा ये दो तरह की चीजें बोली गई हैं, तो द फॉर्मर इज अ सेसाइल एंड सिलेंड्रिकल फॉर्म लाइक हाइड्रा एंड एडेंसिया। इसका मतलब ये पॉलिप के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेयर इज द लेटर, ठीक है, फॉर्मर एंड लेटर इज अम्ब्रेला शेप्ड एंड फ्री स्विमिंग लाइक ऑरेलिया और जेलीफिश। तो ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? मेड्यूसा के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए
तो यहाँ पर आपको सिलेंट्रेटा में 2 तरह के बॉडी फॉर्म्स देखने को मिलते हैं। एक होता है मेड्यूसा, एक होता है क्या? पॉलिप। तो ये जो पॉलिप होता है वो कैसा होता है? सिलिंड्रिकल होता है, सेसाइल, सेसाइल मीन्स एक जगह चिपका हुआ होता है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे दिया गया है हाइड्रा एंड एडेम्सिया। एडेम्सिया को हम सी एनीमोन भी कहते हैं। चलिए, मेड्यूसा की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये कैसे होते हैं? अम्ब्रेला शेप्ड होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं और ये यहाँ पे एग्जाम्पल किसका दिया गया है? ऑरेलिया और जेलीफिश। ठीक है, ऑरेलिया को ही हम क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। चलिए, यहाँ पर आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। ये जो है, ये क्या है? ऑरेलिया है। ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है और इसको हम क्या कहते हैं? मेड्यूसा। ये जो है एडेम्शिया का स्ट्रक्चर है, इमेज है। ठीक है, इस तरह से। और ये जो बॉडी है इसको हम क्या कहते हैं? पॉलिप बॉडी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Those cnidarians which exist in both forms exhibit alternation of generation, जिसको हम क्या कह रहे हैं? मेटाजेनेसिस। Polyps produces medusa asexually and medusa form the polyp sexually in obelia। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये जो ऑरेलिया है, यहाँ पर इसका मेड्यूसा बॉडी फॉर्म देखने को मिल रहा है। ये जो हाइड्रा एंड एडिम्सिया है उसके पास पॉलिप बॉडी फॉर्म होती है। नाउ ये जो ओबेलिया है, यहाँ पर एग्जाम्पल किसका दिया गया है? ओबेलिया का। ये जो ओबेलिया है इसके पास मेड्यूसा एंड पॉलिप दोनों तरह की बॉडी फॉर्म्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ओबेलिया में दोनों तरह के बॉडी फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं, मेड्यूसा एंड पॉलिप। तो ये जो मोड्यूसा है ये सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके यहाँ पर पॉलिप को प्रोड्यूस करता है। और ये जो पॉलिप बॉडी फॉर्म है वो एसेक्सुअली किसको प्रोड्यूस करता है? मेड्यूसा को प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो यहाँ पर कभी मेड्यूसा आपको देखने को मिलेगा, फिर उसके बाद आपको पॉलिप देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस आपको देखने को मिलेंगे इन निडेरियंस एंड इट इज कॉल्ड मेटाजेनेसिस। तो मेटाजेनेसिस यहाँ पर क्या है? अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन सिलेंट्रेटा। ठीक है, इन सिलेंट्रेटा और इन निडेरियंस, जिसमें ये जो मेड्यूसा है वो सेक्सुअली किसको प्रोड्यूस करेगा? पॉलिप को। और ये जो पॉलिप है वो एसेक्सुअली किसको प्रोड्यूस करेगा? मेड्यूसा को प्रोड्यूस करेगा। तो ये आपको किसमें देखने को मिलेंगे? ओबेलिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है उसको हम क्या कहेंगे? मेटाजेनेसिस। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। Cnidarian shows polymorphism having many body forms। तो यहाँ पर आपको एक से ज्यादा बॉडी फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे? पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल फाइसेलिया, इसको हम और क्या कहते हैं? पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, एडेम्सिया सी एनिमोन, पिनेटुला सी पेन, गोर्गोनिया सी फैन एंड मिएंड्रीना ब्रेन कोरल। ठीक है, तो ये इस तरह के आपको सारे एग्जाम्पल्स और इनके जो कॉमन नेम साइड में दिए गए हैं इसको आपको जरूर से याद रखना है। ये मैच द कॉलम टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऑरेलिया को हम क्या कहते हैं? जेलीफिश कहते हैं। हाइड्रा, हाइड्रा फाउंड ऑन फ्रेश वाटर। ठीक है, यहाँ पे इनका जो डेवलपमेंट है, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो उसके बाद डेवलपमेंट होगा। तो ये जो डेवलपमेंट यहाँ पे आपको इनडायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे लार्वा स्टेज क्या होता है? प्रेजेंट होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलिप एंड मेड्यूसा। तो यहाँ पर हम लोगों को पॉलिप एंड मेड्यूसा के फॉर द पॉलिप एंड मेड्यूसा वी हैव टू फाइंड आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए, दे आर टू बेसिक बॉडी फॉर्म्स इन निडेरिया। ठीक है, तो दैट इज ट्रू कि ये दो तरह के बॉडी होते हैं जो निडेरियन से सिलेंट्रेटा में क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं। सो इट इज ट्रू। Cnidarians alternate between these two forms, which is polyp and medusa, exhibit alternation of generation। तो जिन भी निडेरियंस में ये जो दो बॉडी फॉर्म्स है, पॉलिप्स एंड मेड्यूसा, उनके बीच आपको अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि जो भी निडेरियंस होते हैं उनमें ये जो दोनों फॉर्म्स होती हैं वहां पे अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन आपको देखने को मिलेगी। ऑप्शन सी, ऑरेलिया इज सेसाइल निडेरियन वाइल द एडेम्सिया इज फ्री स्विमिंग। तो दैट इज इनकरेक्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जैसे
यहाँ पे ये जो ऑरेलिया है, यहाँ पे जो ऑरेलिया या मेड्यूसा है, तो यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे क्या लिखा है कि ये जो ऑरेलिया या मेड्यूसा फॉर्म है, ये कैसा होता है? फ्री लिविंग होता है। और ये जो पॉलिप है, ये सिलेंड्रिकल और ससाइल या सेडेंट्री होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? रॉन्ग स्टेटमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी। क्वेश्चन नंबर डी की अगर हम बात करें, पॉलिप इज सिलेंड्रिकल एंड मेड्यूसा इज अम्ब्रेला शेप्ड फॉर्म, सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नाउ let's move forward. Phylum Ctenophora. Ctenophores commonly known as sea walnuts और comb jellies. ठीक है, तो यहाँ पर sea walnuts और comb jellies हम किसको कहेंगे? टीनोफोरा को कहेंगे। एक्सक्लूसिवली मरीन का मतलब होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन इन्वायरमेंट में ही देखने को मिलते हैं। चलिए, रेडियली सिमेट्रिकल डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म विद द टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने हैबिटाट की बात की। हैबिटाट की बात क्या कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको मरीन इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। हैबिट अगर हम बात करें तो ये जनरली क्या होते हैं? फ्री स्विमिंग होते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। सिमेट्री रेडियल, आप इसको किसी भी प्लेन से कट करेंगे आपको इक्वल पार्ट्स आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्म लेयर्स की अगर हम बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इसमें भी एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं। सिलोम की बात करें, ए सिलोमेट होते हैं, इनमें कोई कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलती है। नर्व सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। ठीक है, तो आपको ये जो इमेज दिया गया है किसका? टीनोफोरा या प्लूरोब्रैकिया का, तो इसमें आपको ये जो ग्रीन प्लेट लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्ब प्लेट्स कहते हैं। और ये नंबर में कितने होते हैं? 8 होते हैं। कितने होते हैं? 8। आप इसको काउंट भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये जो कॉम्ब प्लेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं? सिलिएटेड होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? सिलिएटेड। तो यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर है, इसको तो मैंने बनाया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सीलिया भी प्रेजेंट होगा। ये कॉम्प्लेक्स कैसे होंगे? सिलेटेड होंगे। और हमको पता है कि ये जो सीलिया होता है वो लोकोमोशन में हेल्प करता है। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये लिखा है द बॉडी बियर्स 8 एक्सटर्नल रोज ऑफ सिलेटेड कॉम्प्लेक्स विच हेल्प इन लोकोमोशन। डाइजेशन इज बोथ एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंट्रासेल्यूलर, तो यहाँ पे जो डाइजेशन है वो इंट्रासेल्यूलर एक्स्ट्रा सेल्यूलर दोनों होंगे। बायोल्यूमिनेंस, द प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू इमिट लाइट, ठीक है, इज वेल मार्क्ड इन टीनोफोर्स। तो यहाँ पे जो बायोल्यूमिनेसेंस जो तो टीनोफोरा के जो भी मेंबर्स होते हैं, तो मेंबर्स टीनोफोरा के मेंबर्स के ये वेल मार्क्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है या वेरी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है कि वो क्या शो करते हैं? बायोल्यूमिनेसेंस शो करते हैं। ठीक है, अब ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है ये क्या है? It is the ability of living organism to produce light through chemical reaction inside their body. ठीक है, तो ये जो बायोल्यूमिनेसेंस है, तो यहाँ पर ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करते हैं? लाइट को इमिट करते हैं। अब ये जो लाइट है वो कहाँ से निकलती है? थ्रू दी केमिकल रिएक्शन इनसाइड देयर बॉडी। तो उनके बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से वहां पे लाइट क्या होती है? एमिट होती है। ठीक है, और ये किसकी वजह से पॉसिबल होता है? फोटोसाइट्स। फोटोसाइट्स लाइट प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होती हैं किनमें? टीनोफोर्स में या बायोल्यूमिनेसेंट ऑर्गेनिजम्स में। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, तो यहाँ पर अगर इनका सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, इसका मतलब ये कैसे होंगे? हर्माफ्रोडाइट होंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कैसे होते हैं। हर्माफ्रोडाइट कह लें या मोनोशियस कह लें या बाइसेक्सुअल कह लें। चलिए, रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस ओनली बाई सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, इसका मतलब जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसा होता है? यहाँ पे एब्सेंट होता है और सिर्फ आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा। चलिए, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल विद द इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, तो यहाँ पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मतलब मेल एंड फीमेल गैमेट का फर्टिलाइजेशन होगा। और वो जो फर्टिलाइजेशन है वो कैसा होगा? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मीन्स आउटसाइड द बॉडी। एंड डेवलपमेंट कैसा होगा? इनडायरेक्ट, इसका मतलब वहां पे लार्वा प्रेजेंट होगा और उसके लार्वा का क्या नाम होगा? सीडिपिड लार्वा इज प्रेजेंट इन टीनोफोरा। नाउ एग्जाम्पल्स आपको यहाँ पे देखने को मिला है प्लूरोब्रैकिया एंड टीनोप्लाना। ओके, तो यहाँ पे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन
कि ये जो तीनों फोरा होते हैं, इनमें जो सर्कुलेशन है, रेस्पिरेशन है एंड एक्सक्रीशन है, ये तीनों के तीनों प्रोसेस कैसे होते हैं? वाया डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब यहाँ पे क्या होता है? ये एक सेल है, ठीक है? इनमें क्या है? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस तरह से सेल्स प्रेजेंट होंगी। तो डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? अगर यहाँ पे कोई एक न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा है और यहाँ पे उसकी कंसंट्रेशन क्या है? कम है, तो हमेशा ये जो इस तरह के जो आप बोल सकते हैं न्यूट्रिएंट्स हैं या इस तरह की कोई भी चीजें हैं, तो हमेशा वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर क्या करती हैं? मूव करती हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। तो यहाँ पे ये जो सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन या एक्सक्रीशन है, वो इसी तरह से जो भी मटेरियल्स होंगी, वो कैसे होंगी? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करेंगी। मीन सेल टू सेल यहाँ पर आपको डिफ्यूजन देखने को मिलेगा। ठीक है? चलिए, अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है? बॉडी इज ट्रांसपेरेंट एंड स्फेरिकल। तो इनकी जो बॉडी क्या होती है, जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर, इस इमेज में ही देख सकते हैं, ये कैसे होते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं और स्फेरिकल होते हैं। ठीक है? इनकी ये जो बॉडी है, आपको ये जो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ये क्या है? टेंटिकल्स हैं। ये दोनों क्या है? टेंटिकल्स हैं। और इन टेंटिकल्स में आपको कोलाब्लास्ट सेल्स देखने को मिलते हैं, जो कि अधेसिव होते हैं। अधेसिव मतलब अगर किसी सरफेस पे इनको चिपकना है या ग्रिप बनानी है, तो वो किससे बनाएंगे? इन टेंटिकल से ही बनाएंगे। ठीक है? और ये जो इमेज है, ये किसका है? टीनोफोरा या प्लूरोब्रैकिया। तो ये जो प्लूरोब्रैकिया है, इसको हम और क्या कहते हैं? टीनोफोरा कहते हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ पे क्या है? टीनोप्लाना। ओके, नाउ यहाँ पे एक अनदर पॉइंट है, एबोरल एंड। एबोरल एंड क्या होता है? अपोजिट टू माउथ साइड। एबोरल एंड का मतलब अपोजिट टू माउथ साइड। ठीक है? वहां पर आपको स्टेटोसिस्ट देखने को मिलेंगे, स्टेटोसिस्ट प्रेजेंट, एंड दीज सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैलेंसिंग। ठीक है? और ये जो स्टेटोसिस्ट है, ये आपको सिलेंट्रेटा में भी देखने को मिलते हैं। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज, रीड द गिवन कैरेक्टर्स। एक्स्ट्रा सेल्यूलर एंड इंटरसेल्यूलर डाइजेशन। ठीक है? Exclusively marine, radially symmetrical diploblastic tissue level of organization, bisexual fertilization, external and indirect in development, no sexual reproduction and presence of comb plates. The characters give above are shown by phylum, Nidaria, Porifera, Ctenophora, none of these. तो ये जो कैरेक्टर्स हैं, वो कौन से फाइलम के बारे में बात कर रहे हैं? ठीक है? तो अगर आपको बाकी सारी चीजें पता हो या ना हो, लेकिन आपको ये जो कॉम्ब प्लेट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपको कहाँ पे देखने को मिलेंगे? टीनोफोरा में ही देखने को मिलेंगे। ठीक है? और ये जितने भी कैरेक्टरिस्टिक हैं, ये सब किससे बिलोंग करते हैं? टीनोफोरा से। तो ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, दे हैव डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी। डॉर्सोवेंट्रली का मतलब क्या है? डॉर्सल का मतलब जो है अपर बैक, ठीक है? और वेंट्रल का मतलब जो फ्रंट, जो बॉडी हम जिसको कहते हैं ना, तो वो क्या हो जाता है? वेंट्रल साइड हो जाता है। तो डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड बॉडी मतलब ये आगे और पीछे दोनों तरह से क्या होते हैं? फ्लैटेंड होते हैं या चपटे होते हैं। ठीक है? इसीलिए इनको हम क्या कहते हैं? फ्लैट फॉर्म कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये डॉर्सल और वेंट्रल दोनों तरफ से फ्लैट होते हैं। चलिए, दे आर मोस्टली एंडोपैरासाइट फाउंड इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पर कॉमन नेम इनका क्या है? प्लेटफॉर्म्स है। हैबिटाट की अगर आप बात करें तो ये एक्वेटिक भी होते हैं, टेरेस्ट्रियल भी होते हैं, और जनरली ये आपको इनसाइड दी होस्ट बॉडी देखने को मिलेंगे। ठीक है? हैबिट की अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्लेनेरिया जो कि फ्रेश वाटर में प्रेजेंट होता है, और एंडोपैरासाइट होते हैं। जनरली प्लेटीहेल्मिन्थिस के जो मेंबर्स हैं वो कैसे होते हैं? एंडोपैरासाइट, मींस लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। नाउ platforms are bilaterally symmetrical, triploblastic and acoelomate animals with organ level of organization. ठीक है? तो इनमें आपको सिमेट्री बायलेटरल देखने को मिलेगी। एक ही प्लेन आपको ऐसा मिलेगा जिससे कि आप इनको टू इक्वल हाफ्स में क्या कर सकते हैं? डिवाइड कर सकते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक मीन्स यहाँ पे 3 जर्म लेयर, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। सिलोम की बात करें, एसिलोमेट, इनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती है। लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ऑर्गन्स आपको प्रेजेंट देखने को मिलेंगे। चलिए, हुक्स एंड सकर्स आर प्रेजेंट इन दी पैरासिटिक फॉर्म्स। तो जो भी पैरासिटिक फॉर्म्स होंगे उनमें हुक्स एंड सकर्स प्रेजेंट होंगे। सम ऑफ देम एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस। तो ये जो पैरासाइट होते हैं, ये क्या होते हैं?
होस्ट की बॉडी में एंटर करते हैं और होस्ट की बॉडी से न्यूट्रिएंट लेते हैं, ठीक है, या न्यूट्रिएंट को डायरेक्ट एब्जॉर्ब करते हैं, किसके थ्रू? हुक्स एंड सकर्स के थ्रू। Now, specialized cells called flame cells help in osmoregulation and excretion. ठीक है, so that is the very important point कि प्लेटीहेलमिन्थेस में आपको स्पेशल सेल्स देखने को मिलती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? फ्लेम सेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये किस में हेल्प करती हैं? ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन के लिए आपको फ्लेम सेल्स मिलेंगी, ठीक है, जो कि ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में क्या करती हैं? हेल्प करती हैं। चलिए, अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन यहाँ पे इनकम्प्लीट आपको देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, वन ओपनिंग प्रेजेंट, जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लाइंड सेक। तो इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हम किसको कहते हैं? जिसमें सिर्फ एक ही ओपनिंग होती है, और ये जो एक ओपनिंग है ये एज अ माउथ भी काम करता है और एज अ एनस भी काम करता है, तो इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड सेक। तो ये जो पोर्शन है ये अभी प्लेटीहेलमिन्थेस वाले पैराग्राफ में तो नहीं है, लेकिन जो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है ना, तो ये चीजें वहां पर दी गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेक्सेस आर नॉट सेपरेट। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन्स है वो सेपरेट नहीं होते, वो एक ही बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। तो इसका मतलब ये कैसे होते हैं? मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होते हैं। यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ठीक है, सिस्टोस्टोमा, जिसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, ये यूनिसेक्सुअल या डायोसिस होते हैं। चलिए, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल एंड डेवलपमेंट इज थ्रू मेनी लार्वल स्टेज। तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन इंटरनल देखने को मिलेगा इनसाइड द बॉडी, एंड डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होता है। इसका मतलब यहाँ पे आपको बहुत सारे लार्वा स्टेज देखने को मिलते हैं। सम मेंबर्स लाइक प्लेनेरिया पोजेसेस हाई रीजनरेशन कैपेसिटी। अब रीजनरेशन कैपेसिटी क्या होती है? तो प्लेनेरिया यहाँ पे बहुत बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म है। पहली बात तो ये कि ये फ्रेश वाटर होते हैं। सेकेंड, ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, दैट इज एक्सेप्शन। ओके, तो यहाँ पर ट्रांसवर्स बाइनरी फ्यूजन होती है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। और ये जो प्लेनेरिया है ये ट्रू रीजनरेशन पावर शो करता है। ट्रू रीजनरेशन पावर का मतलब इफ कट इनटू पीसेस, ठीक है, ईच पीस कैन रीजनरेट इनटू अ कंप्लीट ऑर्गेनिज्म। तो फॉर एग्जांपल ये यहाँ पे आपको प्लेनेरिया दिया गया है, इसको आप बहुत सारे इस तरह से कट कर दें, ठीक है, तो हर एक कट आपको क्या करेगा? एक न्यू ऑर्गेनिज्म में आपको वो फिर से कन्वर्ट हो जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड ट्रू रीजनरेशन पावर। और ट्रू रीजनरेशन पावर सिर्फ और सिर्फ किस में देखने को मिलता है? प्लेनेरिया में देखने को मिलता है, ठीक है। एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें, टीनिया, उसको हम क्या कहते हैं? टेपवर्म, फेसियोला, लिवर फ्लूक। चलिए इमेजेस हम देखते हैं। तो ये जो ए है ये क्या है? टेपवर्म है, और ये जो बी है ये क्या है? लिवर फ्लूक है। नाउ पैरासिटिक वर्म्स की अगर हम बात करें, ठीक है, ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। पैरासिटिक वर्म्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थ्स, तो इनके पास थिक टेग्यूमेंट मींस स्किन होता है। तो इनकी ये जो स्किन है वो बहुत थिक होती है, मोटी होती है। क्यों? बिकॉज रेजिस्टेंट टू होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम एंड एंटीटॉक्सिन्स। तो देखो, जो भी होस्ट होता है उसके पास भी इम्यून सिस्टम होता है, बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिनसे ये जो पैरासाइट्स होते हैं उनमें ये जो पैरासाइट्स को उनमें किल करने की क्या होती है? कैपेसिटी होती है। तो इनकी जो स्किन होती है अगर वो थिक है, ठीक है, इनकी जो टेग्यूमेंट है वो थिक है, रिजिड है, तो वहां पर ये जो होस्ट डाइजेस्टिव एंजाइम और जो भी एंटीटॉक्सिन्स है वो इनको किल नहीं कर पाते हैं, ठीक है। नाउ पैरासिटिक वर्म्स हैव हुक्स एंड सकर्स, और ये कैसे होते हैं? अधेसिव होते हैं। अ, ये जो हुक्स एंड सकर्स हैं इस इसकी वजह से ये क्या करेंगे? होस्ट के बॉडी में अ, अधे अधेसिव हो जाएंगे, मीन्स चिपक जाएंगे, ठीक है, और सकर्स के थ्रू ये क्या करते हैं? ब्लड को सक करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। फूड एंटर्स वाया एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो ये जो पैरासाइट होते हैं वो होस्ट की बॉडी से क्या करते हैं? फूड को मीन्स न्यूट्रिएंट्स को डायरेक्टली एब्जॉर्ब करते हैं, और इसीलिए इनके पास कोई भी डाइजेस्टिव ट्रैक एब्सेंट नहीं होता है। डाइजेस्टिव ट्रैक किस लिए होता है? ताकि आप कोई भी फूड खा रहे हैं उसको वो डाइजेस्ट करके वो न्यूट्रिएंट में क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा। लेकिन यहाँ पर ये जो पैरासिटिक फॉर्म है या पैरासिटिक वर्म्स हैं वो होस्ट की बॉडी से डायरेक्ट जो डाइजेस्टेड फूड है, जो न्यूट्रिएंट्स है, उसको डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर इनको डाइजेस्टिव ट्रैक की कोई जरूरत नहीं होती है, इसीलिए यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक क्या होता है? एब्सेंट होता है। लॉस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स एंड सेंस ऑर्गन, तो इनके पास कोई भी लोकोमोटरी ऑर्गन या सेंस ऑर्गन्स नहीं होते हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स दिए गए हैं। टीनिया सोलियम, इस इसके दो होस्ट होते हैं, मैन एंड पिग। टीनिया सेजिनेटा,
टू होस्ट मैन एंड कैटल, इसको हम बीफ टेपवर्म भी कहते हैं। इकाइनोकोकस, इसको क्या कहते हैं, डॉग टेपवर्म कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमसीक्यूज। फ्लेम सेल्स इन प्लेटवर्म्स हेल्प इन। तो यहाँ पे ये जो फ्लेम सेल्स हैं प्लेटफॉर्म में, वो किस में हेल्प करते हैं? लोकोमोशन नो, डिफेंस नो, डाइजेशन नो, ऑस्मो रेगुलेशन यस। ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। तो ये जो ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन, ये वाला जो पॉइंट है, ये आपको एनिमल फिजियोलॉजी का जो चैप्टर है, ठीक है, एक्सक्रीशन वाला जो चैप्टर है, वो वहां से भी लिंक होता है। तो वहां पे इस चैप्टर को मिला करके और उस चैप्टर को मिला करके क्या करते हैं, वो क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। Identify the bilaterally symmetrical triploblastic and acoelomate animal with an organ level of organization and high regeneration capacity। तो ऐसा ऑर्गेनिज्म आपको इन ऑप्शंस में बताना है जिसके पास बाइलेटरल सिमेट्री हो, ट्रिप्लोब्लास्टिक हो, एसिलोमेट हो, ठीक है, कोई कैविटी नहीं होती, और यहाँ पे उसकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी हो, ऑर्गन लेवल, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इनके पास हाई रीजनरेशन कैपेसिटी हो। तो ऐसा कौन है? प्लेनेरिया है। ठीक है, चलिए। Phylum Aschelminthes. The body of the Aschelminthes is circular in cross section, hence the name roundworms। ठीक है, तो इनका कॉमन नेम क्या है? राउंडवर्म्स है। अब कॉमन नेम क्यों राउंडवर्म्स? तो इनकी बॉडी को, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये इनकी बॉडी है जो आपको बाहर से कैसी भी दिख रही हो, अगर आप इसको क्रॉस सेक्शन इस तरह से कट करके इसका जो ऊपर वाला एरिया अगर आप देखेंगे तो वो आपको कैसे दिखेगा? सर्कुलर दिखेगा। कैसे दिखेगा? सर्कुलर। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? राउंड वर्म्स कहते हैं। ठीक है, दे मे बी फ्री लिविंग, एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल और पैरासिटिक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम इनके हैबिटाट की बात करें तो ये कैसे होते हैं? एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल और इनसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है, तो इनका जो हैबिटाट है, ये कहाँ रहते हैं? एक्वेटिक इन्वायरमेंट में, टेरेस्ट्रियल जगह, टेरेस्ट्रियल मीन्स जमीन पर, सॉइल पर आप कह सकते हैं, और इनसाइड द होस्ट बॉडी। नाउ हैबिट की अगर हम बात करें तो ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं और पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब यहाँ पे क्या लिखा है? पैरासाइट इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। इन का मतलब क्या होता है? ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? एंडो पैरासाइट। ऐसे पैरासाइट जो होस्ट के इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? एंडो पैरासाइट। नाउ roundworms have organ system level of body organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic, pseudocoelomate animals। ठीक है, तो यहाँ पर इनकी जो सिमेट्री है बाइलेटरल होती है, जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक। आपको यहाँ पे तीनों लेयर देखने को मिलेंगे, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म। सिलोम की बात करें, सीडोसिलोमेट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमेशा क्वेश्चन में पूछा जाता है कि सीडोसिलोमेट कौन है? एस्के हेलमिंथिस। ठीक है, क्योंकि ये जो एस्के हेलमिंथिस है, तो इन्हीं के जो मेंबर्स है वो सीडोसिलोमेट होते हैं, बाकी कोई नहीं होता है। चलिए, लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो ये क्या होते हैं? ऑर्गन सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज कंप्लीट विद अ वेल डेवलप्ड मस्कुलर फेरिंक्स। ठीक है, तो यहाँ पर इनका जो एलिमेंट्री कैनाल है या डाइजेस्टिव ट्रैक है, वो कैसा होता है? कंप्लीट होता है। क्यों? क्योंकि उसमें टू ओपनिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। पहला ओपनिंग माउथ और दूसरा क्या होता है? एनस। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं? कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक या कंप्लीट एलिमेंट्री कैनाल। नाउ ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, तो इसके ये जो माउथ पार्ट के पास आपको क्या देखने को मिलता है? मस्कुलर फेरिंग्स देखने को मिलते हैं। क्या देखने को मिलता है? मस्कुलर फेरिंग्स। और ये हेल्प करते हैं सक द ब्लड विद द रिदमिक पंपिंग। और ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है, ये किस में हेल्प करते हैं? ये जो एस्के हेलमिंथिस के जो मेंबर्स हैं वो कैसे हैं? एंडोपैरासाइट है, तो होस्ट के अंदर ये क्या हुए होंगे? अधेर होंगे, चिपके हुए होंगे होस्ट से। तो वहां पर ये जो मस्कुलर फेरिंग्स है, ये ब्लड को सक करने का काम करता है या न्यूट्रिएंट्स को सक करने का काम करता है रिदमिक पंपिंग के साथ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एन एक्सक्रीटरी ट्यूब रिमूव्स बॉडी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी कैविटी थ्रू द एक्सक्रीटरी पोर। तो यहाँ पर एक्सक्रीशन प्रोसेस के लिए आपको एक्सक्रीटरी ट्यूब देखने को मिलेगा, जो कि बॉडी वेस्ट को रिमूव करता है। किसके थ्रू? एक्सक्रीशन पोर के थ्रू। तो ये जो आपको ऑरेंज जो स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये क्या है? एस्केलमेंथिस मेंबर्स की बॉडी है। इसके अंदर आपको एक्सक्रीटरी ट्यूब देखने को मिलेगा, और ये जो एक्सक्रीटरी ट्यूब है, तो इसके वेंट्रल साइड पे, कौन से साइड पे?
वेंट्रल साइड पर आपको एक्सक्रीटरी पोर देखने को मिलेगा। ये क्या है? एक्सक्रीटरी पोर। और इसी के थ्रू, इसी एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू जो भी वेस्ट मटेरियल है बॉडी का वो क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, इस इनमें रेनेट या फिर एच सेल प्रेजेंट होती हैं। और ये जो रेनेट या एच सेल ये क्या करती है? एक्सक्रीशन में हेल्प करती हैं। ठीक है। तो यहाँ से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी ट्यूब में जाएगा, और एक्सक्रीटरी ट्यूब से वो एक्सक्रीटरी पोर के थ्रू वो बॉडी से बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है। चलिए, सेक्सेस आर सेपरेट मीन्स डायोसियस, मेल्स एंड फीमेल्स आर डिस्टिंक्ट। ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल देखने को मिलेगा, और जो भी ऑर्गेनिजम्स होंगे वो यूनिसेक्सुअल या डायोशियस ऑर्गेनिज्म होगा। इसका मतलब यहाँ पे आपको मेल बॉडी और फीमेल बॉडी दोनों क्या होंगे? अलग अलग देखने को मिलेंगी। ठीक है। ऑफन फीमेल्स आर लॉन्गर देन मेल्स, तो दैट इज अ वेरी डिस्टिंक्टिव पॉइंट ऑफ एसके हेलमिंथेस कि इनकी जो फीमेल्स होती हैं वो क्या होती हैं? लंबी होती हैं इनके मेल से। Fertilization is internal and development may be direct. The young ones resemble the adult or indirect. ठीक है। तो यहाँ पर ये जो फर्टिलाइजेशन है वो इंटरनल होगा इनसाइड द बॉडी। डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों तरह के डेवलपमेंट देखने को मिलते हैं। और अगर डायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब जो भी यंग वंस हैं वो रिजेंबल दी अडल्ट। ठीक है। तो वो अडल्ट की तरह कुछ कुछ आपको सिमिलैरिटीज उनमें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है। एडिशनल पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो ये कैसे होते हैं? ओवी पैरस होते हैं। ओवी पैरस का मतलब एग लेइंग होते हैं। और कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल केस में आपको ये जो है वीवी पैरस देखने को मिलते हैं। वीवी पैरस मतलब कि जो एग ले नहीं करते हैं, डायरेक्ट वो बच्चे पैदा करते हैं, अपने अपने ही तरह के इंडिविजुअल्स क्या करते हैं? वो बर्थ करते हैं। ठीक है। चलिए, अदर एडिशनल पॉइंट्स की अगर मैं बात करूं तो इनकी जो बॉडी होती है तो क्रॉस सेक्शन से कट करें तो वो सर्कुलर दिखती है, इसलिए हम इसको राउंड वर्म कहते हैं। ओके। नाउ इनकी जो बॉडी होती है वो इलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल होती है, टेपरिंग एंड्स इनके प्रेजेंट होते हैं, और इनकी जो बॉडी है वो सेगमेंटेड नहीं होती है। ठीक है। फीमेल्स जो है, फीमेल्स की बॉडी क्या होती है? लॉन्गर होती है मेल से। एग्जाम्पल्स की बात करूं मैं तो यहाँ पर क्या है? एस्केरिस, एस्केरिस को हम राउंड वर्म कहते हैं। बुचरेरिया, फाइलेरियल वर्म, एंड इंसाइक्लोस्टोमा इसको हम क्या कहते हैं? हुक वर्म। नाउ जस्ट अ सेकंड। चलिए, एमसीक्यूज की अगर हम बात करें, गिवन बिलो आर थ्री स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एसके हेलमिंथेस। दे आर बायलेटरली सिमेट्रिकल एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक, दैट इज ट्रू। ठीक है। बायलेटरल सिमेट्री होती है और वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। दे आर डायोसियस, यस, इनके जो सेक्सेस होते हैं वो क्या होते हैं? सेपरेट होते हैं। ऑल आर प्लांट और एनिमल पैरासाइट। तो क्या हमने ऐसा पढ़ा है कि जितने भी एसके मेंथिस के मेंबर हैं सारे के सारे या तो प्लांट पैरासाइट होंगे, एनिमल पैरासाइट होंगे? नहीं, कुछ ऑर्गेनिजम्स आपको वहां पर फ्री लिविंग भी देखने को मिल रहे थे। ठीक है। और एक्वेटिक भी। तो ये क्या हो जाएगा? रॉन्ग। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट हैव बोथ द करेक्ट स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमको क्या कौन से स्टेटमेंट बताने हैं? करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड, यस, फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ पे क्या है? करेक्ट है। सेकंड एंड थर्ड रॉन्ग। ओके। तो ऑप्शन ए यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नाउ एसके हेलमिंथेस का इमेज फिगर 4.10। ठीक है। एग्जांपल एसके हेलमिंथेस राउंड वर्म। तो ये जो इस तरह से जो स्मॉलर जो एसके हेलमिंथेस के मेंबर्स आपको दिख रहे हैं तो ये क्या है? मेल। और इससे थोड़ा ये लॉन्गर जो बॉडी है वो किसकी है? फीमेल की बॉडी। ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़े से इनके जो एसके हेलमिंथेस के मेंबर्स हैं उनके बारे में देखते हैं, क्योंकि बहुत बार इन क्वेश्चन में पूछा गया है। एस्केरिस, एस्केरिस को हम राउंड वर्म्स कहते हैं। हैबिटाट इनका स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस, मतलब कि ये कैसे हैं? एंडो पैरासाइट। ठीक है। डिसीज एस्केरियोसिस कॉज करते हैं। मोड ऑफ ट्रांसमिशन कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फीकल, ओरल रूट, लार्वा इनका। ठीक है। रिहेबिलिटी फॉर्म। नाउ ये जो एस्केरिस है जो कि एस्केरियोसिस डिसीज कॉज कर रहा है, तो ये चीज हम जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है वहां पर भी पढ़ेंगे। ठीक है। तो उसी तरह से ये जो वुचरेरिया ब्रैंकोप्टाई है इसके बारे में भी हम वहां पर पढ़ेंगे। इसीलिए मैं यहाँ पर थोड़े से आप क्या कर रही हूँ, यहाँ पे इंट्रोडक्शन आपको दे रही हूँ। बाकी ये सारी जो एस्केरियोसिस, फाइलेरियोसिस, ये जो डिसीज है इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 12th में। ठीक है। तो ये पॉइंट्स इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये क्लास 11 और क्लास 12 दोनों के चैप्टर्स को क्या कर रहे हैं? यहाँ पे लिंक कर रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस क्या हो जाते हैं? ज्यादा हो जाते हैं। ठीक है। चलिए,
वुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई और इसको हम क्या कहते हैं, फाइलेरिया वर्म कहते हैं। क्यों? इनका जो हैबिटाट है ये कैसा है, लिम्फ वेसल्स ऑफ ह्यूमंस। तो लिम्फ वेसल्स जो बॉडी में लिम्फ वेसल्स पूरी तरह से फैली हुई होती हैं, तो वहां पर ये क्या करता है, एंटर करता है। फिर ये क्या करता है, फाइलेरियसिस या एलिफेंटियासिस, जिसको हम स्वेलिंग ऑफ लिम्स कहते हैं। तो ये जो डिसीज जो है रुचरेरिया ब्रैंकोफ्टाई या फाइलेरियल वर्म कॉज करता है, ठीक है। इसको हम हिंदी में हाथी पांव भी कहते हैं। तो जो पैर के जो लिम्फेटिक वेसल हैं उसमें एंटर करके इसको जो हाथी के जो पैर होते हैं उसकी तरह से क्या करते हैं, बना देते हैं। चलिए, वेक्टर की अगर हम बात करें, फीमेल फ्लूएक्स मॉस्किटो ट्रांसमिट्स लार्वा। ओके, इनका जो लार्वा है उसका नाम क्या है, माइक्रोफाइलेरिया। इंसाइक्लोस्टोमा, इसको हम क्या कहेंगे, हुकवर्म कहेंगे। हैबिटाट अगेन स्मॉल इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमंस। मोड ऑफ एंट्री, लार्वा पेनिट्रेट स्किन यूजुअली फीट। डिसीज, हुकवर्म इन्फेक्शन और एनीमिया। एनीमिया मीन्स लैक ऑफ ब्लड, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा ब्लड सक करते हैं, तो आपको वहां पे एनीमिया के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। अदर एग्जाम्पल है पिनवर्म, ऑक्सीरियोसिस, एंट्रोबायस वर्मिकुलेरिस, प्रेजेंट इन लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। लार्वा रिहेबिलिटी फॉर्म, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर आपको ये एस्केरिस, फुचरेरिया, इंसाइक्लोस्टोमा ये सब के बारे में याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये ह्यूमंस में क्या करते हैं, डिसीज कॉज करते हैं। और जो भी ह्यूमंस में डिसीज कॉज कर रहे हैं मतलब कि वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें उसको पढ़ना जरूरी है। चलिए, तो चलिए यहीं पर हम अपना लेक्चर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। And if you guys have any doubt, then just comment below. I will respond and stay tuned on Get Science Sarla. Thank you so much guys for the watching.